नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वह सिर्फ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता और जांच एजेंसियों के आमने सामने आने की। यह कहानी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और एक ऐसी मुख्यमंत्री की जो खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर कानून अपना रास्ता बना रहा है। 8 जनवरी को जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कोलकाता के साल्ट लेक में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तरों में छापेमारी कर रही थी, तब तक यह एक सामान्य जांच मानी जा रही थी। आईपैक वही संस्था है जो चुनावी रणनीति बनाती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन अचानक इस पूरी कार्रवाई ने एक अलग मोड़ ले लिया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी के वहां पहुंचने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कोलकाता पुलिस ने हस्तक्षेप किया। कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईडी की टीम से ले लिए गए। ईडी अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो शांति थी वह सत्ता के पहुंचते ही दबाव में बदल गई। यही वह बिंदु है जहां से मामला सिर्फ आईपैक या प्रतीक जैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे ममता बनर्जी तक आ गया। अब इसी मामले के कुछ ही दिनों बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर राहुल नवीन का अचानक कोलकाता पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। राहुल नवीन ने ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग की और साफ तौर पर आईपैक रेड समेत सभी संवेदनशील मामलों की रिपोर्ट तलब कर ली। ईडी भले ही इसे रूटीन रिव्यू कहे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसे सीधा सीधा केंद्र सरकार और बीजेपी की धमकी बता रही है। टीएमसी के प्रवक्ताओं ने खुलकर कहा है कि बीजेपी ममता बनर्जी को गिरफ्तार कराने की साजिश रच रही है। उनका आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी की छवि खराब की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने जांच में दखल दिया है तो कानून अपना काम करेगा और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल नवीन का रिपोर्ट तलब करना एक बेहद गंभीर संकेत है, क्योंकि जब किसी जांच एजेंसी का शीर्ष अधिकारी खुद यह जानना चाहता है कि जांच में कितनी बाधा डाली गई, किसने डाली और उसका कितना असर पड़ा, तो इसका मतलब होता है कि आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। यह कार्रवाई समन से शुरू हो सकती है और पूछताछ तक जा सकती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी पर अभी तक किसी घोटाले में सीधे आरोप नहीं है, चाहे वह कोयला घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या अन्य मामले। लेकिन अगर यह साबित होता है कि उन्होंने ईडी की रेड में हस्तक्षेप किया तो यह जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की श्रेणी में आ सकता है, जो अपने आप में एक गंभीर अपराध है। इसी डर की वजह से तृणमूल कांग्रेस के भीतर इस वक्त भारी बेचैनी है। ममता बनर्जी ने खुद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें आईपैक से जुड़े लोगों को खास दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि टीएमसी को डर है कि ईडी की रिपोर्ट में ममता बनर्जी को सीधे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 धाराएं साफ दिख रही हैं। टीएमसी समर्थक ममता बनर्जी को शेरनी बताकर इसे केंद्र की तानाशाही कह रहे हैं। वहीं बीजेपी समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी निर्दोष हैं तो जांच से डर क्यों। ट्विटर और फेसबुक पर विल ममता बी अरेस्टेड जैसे सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। यह पूरा मामला अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, यह सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सभी सबूत सुरक्षित रखे जाएं और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर रोक लगाई जा चुकी है। इससे ईडी को कानूनी मजबूती मिली है। अब सवाल यह नहीं है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी या नहीं। असली सवाल यह है कि ईडी की रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि ममता बनर्जी को समन भेजा जाएगा, पूछताछ होगी या फिर कोर्ट से अनुमति लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब जरा समझिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की वह रिपोर्ट आखिर इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, क्योंकि यही वह दस्तावेज है जो तय करेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगला कदम राजनीतिक होगा या कानूनी। ईडी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट सिर्फ आईपैक रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची, कोलकाता पुलिस सक्रिय हुई और जांच एजेंसी की कार्रवाई प्रभावित हुई। ईडी की भाषा में इसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, यानी जांच में जानबूझकर रुकावट डालना। अगर रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले रेड सामान्य रूप से चल रही थी और उनके पहुंचने के बाद हालात बदले, तो यह अपने आप में एक गंभीर निष्कर्ष होगा।
कानून यह नहीं देखता कि हस्तक्षेप करने वाला कौन है, वह सिर्फ यह देखता है कि हस्तक्षेप हुआ या नहीं। यही वजह है कि ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने रिपोर्ट में बेहद बारीकी से यह पूछने को कहा है कि कितने डिजिटल डिवाइस जब्त होने थे, कितने हो पाए, कौन कौन से दस्तावेज ईडी के कब्जे में जाने से पहले ही पुलिस ने ले लिए और क्या उन दस्तावेजों की चेन ऑफ कस्टडी टूटी है या नहीं। यह तकनीकी शब्द लग सकता है, लेकिन कोर्ट में यही शब्द किसी बड़े फैसले की नींव बनते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर रिपोर्ट ईडी के पक्ष में जाती है तो अगला कदम क्या होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पहला कदम गिरफ्तारी नहीं होता, पहला कदम होता है समन। ममता बनर्जी को समन भेजा जा सकता है, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि वे 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर क्यों गईं, किस हैसियत से गईं और किस कानूनी अधिकार के तहत उन्होंने जांच के बीच हस्तक्षेप किया। यही वह पूछताछ होगी जो पूरे मामले की दिशा तय करेगी। टीएमसी को इसी समन से डर लग रहा है, क्योंकि जैसे ही किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी का समन मिलता है, राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी पहले ही इसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश बता चुकी हैं। टीएमसी यह नैरेटिव बनाने में जुटी है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराना चाहती है। बीजेपी इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी अगर निर्दोष हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। बीजेपी यह भी याद दिला रही है कि पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल जैसे कई टीएमसी नेता पहले ही ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब मुख्यमंत्री तक सवाल पहुंचना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम में आईपैक और उसके प्रमुख रणनीतिकार प्रतीक जैन की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ईडी की जांच का मूल केंद्र वही है। आईपैक कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन सत्ता के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। ईडी यह जानना चाहती है कि क्या चुनावी रणनीति के नाम पर काले धन का लेन देन हुआ, क्या फंडिंग के रास्ते मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं और क्या इसमें टीएमसी के बड़े नेताओं की जानकारी या सहमति शामिल थी। अगर ईडी प्रतीक जैन को समन भेजती है और पूछताछ में कोई ऐसा बयान सामने आता है जो ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल खड़े करता है, तो मामला और गंभीर हो जाएगा। यही वजह है कि टीएमसी इसे सिर्फ एक रेड नहीं, बल्कि 2026 के चुनाव से पहले एक सुनियोजित हमला बता रही है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज मामलों पर रोक रहेगी और जब्त किए गए मोबाइल और डिवाइस लौटाए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जांच एजेंसी को संरक्षण दे रहा है। यह संरक्षण ममता सरकार के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर ईडी को ममता बनर्जी की गिरफ्तारी करनी भी हो तो उसे सीधे ऐसा करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी, लेकिन समन और पूछताछ के लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी नहीं होती। यही वह ग्रे जोन है जहां से राजनीतिक भूचाल शुरू हो सकता है। सोशल मीडिया पर अब यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी वही रास्ता अपनाने वाली हैं जो पहले कई नेताओं ने अपनाया, यानी खुद को राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करना। टीएमसी का मानना है कि अगर ईडी ने सख्त कदम उठाया तो इससे ममता बनर्जी के प्रति जनता में सहानुभूति बढ़ेगी। बीजेपी का मानना है कि जनता अब भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और कार्रवाई का समर्थन करेगी। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी और ईडी के बीच नहीं है, यह लड़ाई है नैरेटिव की। कौन यह साबित करेगा कि वह पीड़ित है और कौन यह साबित करेगा कि वह दोषी है, और यह लड़ाई आने वाले महीनों में और तेज होने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मैं जल्द ही मिलूंगा एक बड़े और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।